अजीब आवाज अध्याय 281। एक भयानक आवाज कमरे में घूम रही थी। रोहित का नाम ऐसे पुकार रही थी जैसे कोई भूत उसे खोज रहा हो। आवाज ने पहली मंजिल से अपनी खोज शुरू की, धीरे धीरे दूसरी, फिर तीसरी और आखिरकार चौथी मंजिल तक पहुंच गई। चौथी मंजिल के एक कमरे में रोशनी तेज जल रही थी। आलिया अपने फोन से खेल रही थी, बिस्तर पर लेटी अपनी निजी स्थिति स्टेटस को लगातार अपडेट कर रही थी। हाल ही में मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे फिर से नज़रअंदाज कर दिया है। मैं टूटे दिल वाली हूँ, इतना बड़ा घर और बस मैं अकेली, ये कितना सूना है। इसके साथ की तस्वीर रोहित के बंगले की थी और उसकी पिछली स्थिति थी एक खुशहाल छोटी चाटुकार बनने के लिए खुद पर विश्वास करें और अंत में आपको वह सब कुछ मिल जाएगा जिसके लिए आप चाटुकारी करते हैं। उससे पहले की स्थिति, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे कार खरीदने के लिए 5 मिलियन दिए। मुझे कौन सी कार खरीदनी चाहिए। हर स्थिति अपडेट के नीचे उसके हाई स्कूल और विश्वविद्यालय के सहपाठियों के साथ साथ कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों की दर्जनों टिप्पणियां थीं। बड़ी दीदी आलिया, आपका बॉयफ्रेंड निश्चित रूप से अब आपसे प्यार नहीं करता, जल्दी करो और उसे मुझसे मिलवाओ। एक भूत नियंत्रक इतना अमीर कैसे हो सकता है। जरूर कुछ गड़बड़ है। आप शादी कब कर रहे हैं। आपकी शादी का जश्न मनाने का इंतजार है। मैंने सुना है जयपुर शहर में रासायनिक प्रदूषण है। आलिया, क्या तुम ठीक हो। आलिया एक धुन गुनगुनाते हुए टिप्पणियों को ब्राउज कर रही थी, कभी कभार कुछ का जवाब दे रही थी। उसका चेहरा खुशी और संतोष और यहाँ तक कि थोड़ी आत्मसंतुष्टि से भरा हुआ था। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि रोहित का नाम पुकारने वाली एक आवाज़ उसके चारों ओर घूम रही थी, मानो कोई उसके बगल में खड़ा होकर रहस्य फुसफुसा रहा हो। लेकिन आलिया ने बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दी, आवाज़ को मंडराने दिया। वह अभी भी उसे सुन नहीं पाए। आखिरकार एक पल भटकने के बाद आवाज़ चली गई और फिर 5वीं मंजिल की ओर बढ़ गई। रोहित, घोस्ट आई रोहित। आवाज़ सीढ़ियों का पीछा करते हुए ऊपर चढ़ी, आखिरकार 5वीं मंजिल पर पहुंची। 5वीं मंजिल के कमरों में से एक रोहित का निवास था। 5वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद आवाज़ ने हर कमरे में घूमना जारी रखा, आखिरकार एक दरवाजे की दरार से उस कमरे में फिसल गई जहां घोस्ट मिरर रखा था। हालांकि दरवाज़ा बंद था, फिर भी आवाज़ आसानी से अंदर घुस गई, सीधे भीतर चली गई। घुप अंधेरा कमरा खाली था, सिवाय काले कपड़े से ढके घोस्ट मिरर के। जैसे ही आवाज़ कमरे में घूमी, घोस्ट मिरर थोड़ा हिल गया और उसे ढंकने वाला काला कपड़ा धीरे धीरे नीचे सरक गया। रोहित, बाहर आओ। जब आवाज़ घोस्ट मिरर के सामने पहुंची तो रोहित के समान एक व्यक्ति दर्पण की गहराई से बाहर निकला। वह दर्पण के सामने खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज़ का पीछा करते हुए दर्पण से बाहर आना चाहता हो, लेकिन दर्पण ने उसे रोक दिया। वह भाग नहीं सका। रोहित, घोस्ट आई रोहित। आवाज़ अभी भी कमरे में भटक रही थी। दर्पण में मौजूद रोहित आवाज़ का लगातार पीछा करता रहा, आगे बढ़ता रहा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। दर्पण में मौजूद रोहित इस दुनिया में मौजूद नहीं था, वह आज़ाद नहीं हो सका। आखिरकार आवाज़ ने हार मान ली और कमरे से बाहर निकल गई। आवाज़ जाने के बाद घोस्ट मिरर शांत हो गया और दर्पण में मौजूद रोहित मुड़ गया और दर्पण की गहराई में गायब हो गया। कमरे दर कमरे खोज की गई। आखिरकार ये बेडरूम तक पहुंची जहां रोहित इस मंजिल पर ठहरा हुआ था। आवाज़ धीरे धीरे बिस्तर के पास पहुंची। सोते हुए रोहित को अचानक ऐसा लगा जैसे उसका शरीर उसके नियंत्रण से बाहर हो गया है। वह खड़ा होना चाहता है, आवाज़ का पीछा करना चाहता है, बिस्तर से उठना चाहता है और इस जगह को छोड़ना चाहता है। ये व्यवहार नींद में चलने जैसा था, जिसे किसी भयानक इकाई द्वारा निर्देशित और नियंत्रित किया जा रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक पल के लिए था। रोहित की आंखें तेजी से खुलीं। उसका शरीर हल्का सा हिला, बंधनों और नियंत्रण से मुक्त हुआ। फिर उसने हाथ बढ़ाया और हवा को पकड़ लिया। उसके कान के पास की आवाज़ अचानक रुक गई, तुरंत गायब हो गई। रोहित, क्या हुआ। उसके बगल में सिकुड़ी हुई मानसी ने ऊँघते हुए पूछा। मौत को तलाश रहा है। रोहित के शरीर से एक हल्की लाल रोशनी निकली जिसने पूरे कमरे को ढक लिया। फिर रोशनी कमरे से फैल गई, तेजी से पूरे गुआंगजियांग आवासीय परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। महज कुछ ही सेकंड में उसने अपने आसपास की हर चीज की बारीकी से जांच की और भयानक आवाज के स्रोत का पता लगा लिया। अनपेक्षित रूप से 2 शब्द उगल दिए। तुम वापस सो जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। बोलने के बाद वह एक पल में गायब हो गया। फियरफुल फेस, भयानक सामना। मेरी आवाज गायब हो गई है, रोहित आ रहा है, सब लोग सावधान रहना, वह भयंकर है। उस पल आवासीय परिसर के भीतर एक विश्राम मंडप के अंदर टैमनी ने बात करने के लिए एक आवाज उपकरण का इस्तेमाल किया। भयंकर, कितना भयंकर। माइकी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या वह मेरे जितना भयंकर है। टैमनी जवाब देने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसका चेहरा तेजी से बदल गया। उसका शरीर जमीन से ऊपर उठ गया जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे ऊपर खींच लिया हो और उसके गले में बंधी एक घास की रस्सी ने उसे ऊपर उठा लिया।
दम घुट रहा था, विरोध करने की शक्ति नहीं थी, कोई आसन मौत के तात्कालिक आतंक को महसूस कर सकता था। ऐसा लगा जैसे अदृश्य हाथों की एक जोड़ी घास की रस्सी को कसकर गला घोंट रही थी, एक भयानक ताकत के साथ जो काफी डरावनी थी। ढील दो, मुझे जाने दो, टैमनी बड़ी मुश्किल से कुछ भयंकर आवाजें निकाल पाए। घोस्ट रोप थोड़ी ढीली हुई लेकिन फिर कस गई। हालांकि इसका कुछ असर हुआ, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था। धिक्कार है, माइकी और उसके बगल का आदमी अचानक उछलकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मंडप के अंदर कई अशुभ दिखने वाली घास की रस्सियां गिरने लगी थीं, जैसे लक्ष्यों को तलाश रही हो, उनकी ओर मुड़ रही थीं। माइकी, कुछ गड़बड़ है, यह एक पुनर्जीवित भूत है, टैमनी इस तरह के आतंक को सहन नहीं कर सकती, उसके बगल के आदमी ने कुछ घबराए हुए अंदाज में कहा। ये सिर्फ मंडप नहीं था। आवासीय परिसर के बाहर आकाश से अनगिनत रस्सियां लटक रही थीं, जैसे सबका गला घोंटने के इरादे से झूल रही हों। रोहित, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, हम बस तुमसे मिलना चाहते हैं, माइकी ने तुरंत कहा। वह जानता था कि अगर यहाँ सचमुच भूत थे तो इस परिसर में जीवित लोग नहीं हो सकते थे। एकमात्र व्याख्या रोहित थी। ये घोस्ट आई वाले रोहित का एक हस्ताक्षर कदम था। तुम अधिकारी नहीं हो, तुम लोग भूत नियंत्रक लगते हो। जयपुर शहर में तुम्हारा नाम रिकॉर्ड पर नहीं है, तो क्या तुम बाहर के हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम पर भूत नियंत्रकों पर अंतर्राष्ट्रीय हमला करने का आरोप लगा सकता हूं और तुम्हें यहीं और अभी कानूनी और सही तरीके से फांसी दे सकता हूं, खासकर तब जब तुमने अभी अभी आक्रामकता के संकेत दिखाए। रोहित की आवाज सामने से आई। वह गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पास आया। उसके माथे पर एक भयंकर घोस्ट आई बेचैनी से घूम रही थी, आसपास की जांच कर रही थी। एक अत्यंत खतरनाक आदमी। रोहित की आंख को देखकर माइकी अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस किए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसके अंदर कुछ जोरदार चेतावनी चिल्ला रहा था। रोहित, हम बस तुम्हें ढूंढ रहे थे, नमस्ते कहने के लिए। हमारा इरादा तुम पर हमला करने का नहीं था, उसने कहा। उसके अंदर तनाव बढ़ रहा था। उसने महसूस किया कि उसने इस रोहित को गंभीर रूप से कम आंका था, ये सोचकर कि त्रिमूर्ति के रूप में एक साथ आने पर वे किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं। किसे पता था कि सिर्फ एक मुठभेड़ में वे तीनों एक निराशाजनक दुर्दशा में फंस जाएंगे। आकाश लटकती घास की रस्सियों से भर गया था और एक पूरी तरह से पुनर्जीवित भयंकर भूत एक दुष्स्वप्न की शुरुआत में बदल गया था। यह जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि रोहित ने हमला करना भी शुरू नहीं किया था। तुम इसे नमस्ते कहते हो। एक ठंडा हाथ अचानक माइकी के सामने आया, उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। दूर खड़ा रोहित गायब हो गया था। फिर वह भयानक रूप से माइकी के सामने फिर से प्रकट हुआ। माइकी की आंखें फैल गईं, विरोध करने की एक सहज इच्छा उमड़ पड़ी, लेकिन उसे यह जानकर डर लगा कि उसका शरीर स्थिर हो गया है, जैसे कोई बर्फीली चीज उसके अस्तित्व में घुस गई हो, नियंत्रण जब्त कर लिया हो। नहीं, ये सिर्फ स्थिरता नहीं थी, उसके अंदर का भूत भी अनुत्तरदायी हो गया था। क्या मजाक है? क्या यह आदमी भूतों को भी दबा सकता है? उसका दिमाग आतंक से दौड़ रहा था। उसका सामना कई भूत नियंत्रकों से हुआ था, लेकिन कोई भी कभी भी शक्ति के इस स्तर तक नहीं पहुंचा था। उसके सामने वाला रोहित कोई साधारण नियंत्रक नहीं था। रोहित, शांत रहो, हमारा सचमुच कोई बुरा इरादा नहीं है, एकमात्र बचा हुआ आदमी ने तत्काल कहा। रोहित का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह पहले से ही पास में तैरती घोस्ट रस्सियों से भयभीत था। तुम्हारे पास अपनी इच्छाएं समझाने के लिए 5 मिनट हैं। अगर तुम मुझे संतुष्ट करने में विफल रहते हो तो तुम तीनों आज यहीं रहोगे। मैं धैर्य के लिए नहीं जाना जाता और मुझे आमतौर पर जब मैं कार्रवाई कर सकता हूं तो शब्द बर्बाद करना पसंद नहीं है, रोहित ने उस आदमी से कहा जब उसने उसे घूर कर देखा। उसने अपने हाथ में माइकी को जाने नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा कि यह आदमी शायद उन तीनों में सबसे मजबूत था, और वह महिला जिसे फांसी दी गई थी वह सबसे अजीब थी, क्योंकि उसकी आवाज में दूसरों को नियंत्रित करने की नहीं, यहाँ तक कि भूतों को भी नियंत्रित करने की शक्ति लगती थी। फिर भी उसकी शक्ति बस थोड़ी कमजोर थी। लेकिन रोहित का मानना था कि अगर इस महिला के अंदर का भूत जागृत हो जाता है या अगर वह इसे पूरी तरह से महारत हासिल कर लेती है तो यह निश्चित रूप से बहुत भयंकर होगा। इसलिए इन दोनों को पहले वश में करना सबसे अच्छा था, दूसरे को कोई खतरा न छोड़ते हुए। अध्याय 282। नितिन। अनेक अलौकिक मुठभेड़ों से बच निकलने के कारण रोहित की सतर्कता और त्वरित जवाबी कार्रवाई के कौशल साधारण भूत नियंत्रकों से कहीं आगे थे। उसे माइकी और अन्य दो को वश में करने में 1 मिनट से भी कम समय लगा, और वह भी इसलिए क्योंकि वह खुद को रोक रहा था। अन्यथा रोहित 10 सेकंड के भीतर ही उन तीनों से निपट सकता था। इस क्षण माइकी का हृदय स्तब्ध और भयभीत दोनों था। उसने सोचा था कि खुद की तरह एक भूत नियंत्रक होने के नाते भले ही रोहित 2 या यहाँ तक कि 3 भूतों को नियंत्रित करता हो, उन तीनों के एक साथ आने पर कोई खास अंतर नहीं होगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक संक्षिप्त मुठभेड़ में ही उसके 2 लोग बांध लिए जाएंगे।
फिलहाल केवल गुलशन ही बेदाग बचा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि रोहित ने जानबूझकर उसे पूछताछ के लिए छोड़ा था। अन्यथा तीनों में सबसे कमज़ोर होने के नाते गुलशन अक्षत नहीं रह सकता था। जब गुलशन ने सुना कि रोहित ने उसे समझाने के लिए 5 मिनट दिए हैं, तो उसने तुरंत कहा, हम तीनों एक असामान्य मंच पैरानॉर्मल फोरम के सदस्य हैं और हम वास्तव में आपसे जयपुर शहर में मिलना चाहते थे। हम आपका विरोध करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अभी जो घटना हुई वह एक गलतफहमी थी, क्योंकि हमें ठीक से पता नहीं था कि आप कहाँ रहते हैं। हमें बस इतना पता था कि आप पूरे परिसर के भीतर हैं, इसलिए टैमनी ने एक छोटी सी चाल का इस्तेमाल किया। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप भूत नियंत्रकों के मुख्यालय में पूछ सकते हैं। हम असामान्य मंच के सदस्यों का वहाँ एक रिकॉर्ड है और हम कोई अवैध संगठन नहीं हैं। रोहित, क्या आप कृपया उन्हें पहले छोड़ सकते हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे मर जाएंगे। आप नहीं चाहेंगे कि कई भूत नियंत्रक यहाँ मर जाएं, है ना? अगर उनके अंदर के भूत बाहर निकलकर इस इलाके में परेशानी पैदा करते हैं तो बुरा होगा। रोहित ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या यह एक धमकी है? गुलशन घबराकर और पसीना बहाते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। कृपया गलत मत समझिए। असामान्य मंच के सदस्य। रोहित ने इसके बारे में सोचा लेकिन सुना नहीं था। ये किसी तरह का नागरिक भूत नियंत्रक संगठन होना चाहिए जो अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब के समान हो। यहाँ आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अगर तुम बस मुझसे मिलना चाहते थे तो तुम तीनों आज मर सकते हो। कोई भी आधी रात को किसी के क्षेत्र में सिर्फ एक बैठक आयोजित करने के लिए नहीं आता। रोहित ने टैमनी पर नजर डाली, जो दम घुटने के कगार पर थी और उसकी आंखें ऊपर घूम रही थीं और उसे नीचे उतारने का कोई इरादा नहीं दिखाया। गुलशन को स्थिति की तात्कालिकता का एहसास हुआ, ये जानते हुए कि रोहित ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे कुछ शब्दों से आसानी से बहकाया जा सके, खासकर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मारने की कोशिश करते हुए स्पष्टीकरण सुनेगा। अगर वह रोहित को संतुष्ट नहीं कर पाया तो उसके बोलने के बाद माइकी और टैमनी वास्तव में मर जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय भूत नियंत्रकों को उनके जैसे अनाधिकृत भूत नियंत्रकों को मारते समय रिपोर्ट करने की भी आवश्यकता नहीं थी, और कोई भी इसकी जांच नहीं करेगा। यह विशेषाधिकारों में से एक था। हमारे असामान्य मंच का प्रशासक आपसे बात करना चाहता है। गुलशन, कारणों की अब परवाह न करते हुए, जल्दी से एक फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया, फिर उसे रोहित को थमा दिया। रोहित की नज़र बदली और अगले ही पल फ़ोन उसके हाथ में आ गया। कॉल कनेक्ट होने के बाद उसने कथित प्रशासक के बोलने का इंतजार नहीं किया और तुरंत कहा, मैं रोहित हूँ, घोस्ट आई। तुम्हारे लोगों ने देर रात मेरी नींद में खलल डाला है और अब वे मेरे हाथों में हैं। मैं तुम्हें मेरे खाते में 10 अरब हस्तांतरित करने के लिए 10 मिनट देता हूँ। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं उन्हें छोड़ने की शिष्टता दिखाऊंगा। अगर नहीं तो उनके शरीर के लिए तैयार रहो। बोलने के बाद उसने फ़ोन को कुचल दिया और ज़मीन पर फेंक दिया। ये किस तरह का कॉल था? न केवल गुलशन हक्का बक्का था, बल्कि माइकी भी, जिसका गला दबाया जा रहा था और जो हिल नहीं सकता था, उसकी आंखें भी चौड़ी हो गईं। रोहित ने कुछ नहीं कहा, बस माइकी को कुछ कदम आगे ले गया और एक घोस्ट रोप पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर उसे पीछे खींच लिया। अगले ही पल घोस्ट डोमेन में लटकी हुई अनगिनत घोस्ट रस्सियां तेजी से गायब होने लगीं। बस एक पल में जो रस्सियां पहले लटक रही थीं, वे सबकी नज़र से एक भ्रम की तरह गायब हो गईं। टैमनी, जिसका घोस्ट रोप से लगभग गला घोंट दिया गया था, जमीन पर गिर गई। उसका सिर चकरा रहा था और वह लंबे समय तक अपनी ताकत वापस नहीं पा सकी। पीसी प्रशासक का निर्णय। ठीक इसी क्षण दहाई शहर में एक गगनचुंबी इमारत की शीर्ष मंजिल पर एक कॉन्फ्रेंस रूम में नितिन नाम का 20 के दशक का एक आरामदायक पोशाक पहने युवा असामान्य मंच का एक प्रशासक कॉल आने पर जम गया। उसने सोचा कि यह माइकी की तरफ से कोई खबर है, इसलिए उसने उन्हें सूचित करने के लिए कॉल किया, लेकिन इसके बजाय एक अजीब आवाज़ ने बात की, जिसने खुद को अंतर्राष्ट्रीय भूत नियंत्रक रोहित होने का दावा किया। वे क्या कर रहे हैं? ये रोहित बिना किसी संदर्भ के मुझसे 10 अरब की मांग करना शुरू कर देता है। क्या यह एक धमकी है? नितिन ने भौहें चढ़ाईं। एक सूट पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गंभीरता से बात की, एक परीक्षण? ये घोस्ट आई रोहित हमारे असामान्य मंच का परीक्षण कर रहा है। आपका क्या मतलब है? नितिन ने पूछा। उसके शब्दों में 3 जानकारी हैं। पहला ये कि गुलशन, माइकी और टैमनी उसके हाथों में हैं, दूसरा 10 अरब के बारे में है, और तीसरा वह हमें खाता संख्या दिए बिना 10 मिनट के भीतर पैसे हस्तांतरित करने के लिए कहता है। नितिन ने कहा, तो मुझे लगता है कि यह रोहित पागल हो गया है। यह आदमी बस भड़का रहा है, मेरे लोगों को छूने की हिम्मत कर रहा है। मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए जयपुर शहर का एक टिकट बुक करो, मैं कल उसे मारने जा रहा हूँ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के होंठ फड़फड़ाए। तुम ही हो जो पागल हो गए हो। लेकिन उसने यह बात जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं की।
इसके बजाय उसने गंभीरता से समझाया, ये रोहित बहुत चतुर है, एशिया में अपनी पहचान बनाने और एस श्रेणी के एक अलौकिक मामले को सुलझाने में कामयाब रहा। ये निश्चित रूप से कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। वह हमारी वित्तीय क्षमता के परीक्षण के रूप में 10 अरब की मांग कर रहा है। 10 मिनट में 10 अरब का भुगतान करने में सक्षम होना एक ऐसी शक्ति को इंगित करता है जो निश्चित रूप से नगण्य नहीं है। हमें खाता संख्या न देकर वह हमारी कुछ व्यक्तिगत जानकारी का पता लगाने की क्षमता का परीक्षण कर रहा है। उसके हाथों में मौजूद 3 लोग मोलभाव करने वाले चिप्स हैं, रोहित के चिप्स। अगर हम इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकते तो रोहित हमारे तथाकथित असामान्य मंच को विचार करने लायक एक तुच्छ इकाई मानेगा, और जिन 3 लोगों ने उससे संपर्क किया, गुलशन, माइकी और टैमनी, उन्हें अब और विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी और वह उन्हें मारने के लिए स्वतंत्र महसूस करेगा। इसके विपरीत, अगर हम उनकी मांगों को पूरा कर सकते हैं तो रोहित उन तीनों को रिहा कर देगा। आखिरकार, इस तरह के मुद्दों को 10 मिनट के भीतर सुलझाने में सक्षम ताकतें कुछ वजन रखती हैं। भूत मास्टर्स हलकों में सबसे लोकप्रिय चलन, घोस्ट आई, भी कुछ तुच्छ मामलों पर हमें नाराज नहीं करना चाहेगा। तो पैसा गौण है, महत्वपूर्ण है अपनी ताकत का प्रदर्शन करना। बेशक, हमें अभी भी घोस्ट आई रोहित को कुछ चेहरा दिखाना होगा। आखिरकार, हमने उसके क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है। कोई हाव भाव न दिखाना अशिष्ट होगा। नितिन ने फर्श से छत तक की खिड़कियों से अपने सामने चकाचौंध महानगर को देखा और टिप्पणी किए बिना नहीं रह सका। आपकी बात सुनकर इस रोहित में वास्तव में एक महान उल्लू की हवा है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। उसे नीचे गिराने के बारे में भूल जाओ। मैंने फैसला किया है कि मैं उसे अपनी तरफ चाहता हूँ। आगे बढ़ो और पैसे हस्तांतरित करो। लेकिन याद रखना, यह इसलिए नहीं है कि मैं उससे डरता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे सामने कोई दुश्मन नहीं है जिसे हम हरा नहीं सकते। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के होंठ फड़फड़ाए और वह कॉन्फ्रेंस रूम छोड़ने के लिए मुड़ा। अगर कोई और तरीका होता तो वह वास्तव में इस किशोर सिंड्रोम वाले युवक के लिए काम नहीं करना चाहता। एशिया में नंबर 1, वास्तव में बर्फ की तरह अकेला। ये दुनिया जल्द ही मेरे कारण पीड़ा से मुक्त हो जाएगी। नितिन ने हाथ पीछे करके खड़े होकर एक आह के साथ महानगर को नीचे देखते हुए कहा। फ्लाइंग मनी रोहित की पुष्टि। इस बीच जयपुर शहर में गुआंगजियांग आवासीय परिसर के भीतर एक विश्राम मंडप में रोहित एक पत्थर की बेंच पर बैठा था, चुपचाप 10 मिनट के निशान के आने का इंतजार कर रहा था। उसके बगल में माइकी, टैमनी और गुलशन जमीन पर बैठे थे, भयभीत और हलचल करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। नहीं, इसलिए नहीं कि वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि वे शाब्दिक रूप से हिल नहीं सकते थे। यह ऐसा था जैसे किसी ने उनके अपने शरीरों में निवास कर लिया हो, उन पर नियंत्रण कर लिया हो। एकमात्र चीज जिस पर वे अभी भी नियंत्रण बनाए रख सकते थे वह शायद उनकी चेतना थी। उन सभी ने पहले रोहित का फोन कॉल सुना था। 10 मिनट के भीतर उसके खाते में 10 अरब का अनुरोध करना जबरन वसूली से कम नहीं लगता था। उनके 3 जीवन का उपयोग करके प्रशासक को ब्लैकमेल करना। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या प्रशासक सहमत होगा। अगर नहीं, तो क्या वे तीनों वास्तव में यहीं मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। वे जितना अधिक इसके बारे में सोचते थे उतना ही अधिक निराश महसूस करते थे। अगर उन्हें पता होता कि रोहित से निपटना इतना खतरनाक है तो उन्होंने कभी भी इस मिशन को स्वीकार नहीं किया होता और इसके बजाय अलौकिक घटनाओं से निपटना पसंद किया होता। रोहित, हालांकि, किसी जल्दी में नहीं था। वह केवल अपने फोन पर समय देखता था, चुपचाप परिणाम का इंतजार कर रहा था। नितिन के बगल के अधेड़ उम्र के व्यक्ति का विश्लेषण काफी सटीक था। वास्तव में रोहित जांच कर रहा था और साथ ही अपनी कठोरता दिखा रहा था। जयपुर शहर में अलौकिक घटना समाप्त हुए 10 दिन से अधिक नहीं हुए थे और इस वैश्विक ऐसरैंक घटना के नायक के रूप में रोहित तूफान के केंद्र में था। अगर वह अब मजबूती से अपना पैर जमा नहीं कर पाया तो उसे बाद में केवल अंतहीन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसके पास कोई शक्ति नहीं थी और घटना से पहले वह एशिया में बस एक इनसिग्निफिकेंट भूत मास्टर था। अब अचानक एक अदृश्य हंगामे के बीच फंस गया। उसे जो करने की जरूरत थी वह छिपाना या जंगली तरीके से कार्य करना नहीं था, बल्कि कांटों से खुद को सशस्त्र करना और खुद को बचाना था। दुनिया बहुत विशाल है और बहुत अधिक भूत मास्टर हैं। रोहित ने यह नहीं सोचा था कि भूखे भूत की घटना को एक चतुर चाल से हल करके वह जय हो गया है। वह पिछले कुछ दिनों से शोध कर रहा था। कम से कम 3 वैश्विक ऐसरैंक अलौकिक घटनाएं हुई हैं। जापान में घोस्ट टेम्पल की घटना, अमेरिका के कैलिफोर्निया में आतंक की घटना और यूरोप में कला गैलरी की घटना। लेकिन अब एशिया के जयपुर शहर में भूखे भूत की घटना थी। हालांकि इस घटना को छोड़कर पिछली तीनों को सुलझाया गया था। यह अकल्पनीय था। उस ताबूत की कील के बिना ये लोग ऐसरैंक अलौकिक घटनाओं को संभालने में इतने असामान्य रूप से सक्षम थे, यहाँ तक कि उन्हें जल्दी हल भी कर रहे थे। रोहित इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट था कि इसका क्या मतलब है। जब वह सोच रहा था, डिंग डोंग,
उसके फ़ोन पर एक पाठ संदेश आया जिसमें उसकी मां के बैंक खाते में 10 अरब के हस्तांतरण की सूचना थी। अंतर्राष्ट्रीय भूत मास्टर के नेटवर्क में शामिल होने के कारण रोहित की जानकारी गोपनीय थी, लेकिन असामान्य मंच के सदस्य इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने उसकी मां की पहचान की जानकारी ढूंढ ली और हस्तांतरण कर दिया। 8 मिनट और 42 सेकंड। रोहित ने एक पल के लिए सोचा, समय पर ध्यान दिया। कॉल और निर्णय लेने के समय को छूट देते हुए, इसका मतलब था कि असामान्य मंच 10 अरब हस्तांतरित करने और उसके परिवार की पहचान की जानकारी का पता लगाने में 5 मिनट के भीतर सफल रहा। याद करते हुए जब गुलशन ने कहा था कि उनके संगठन ने मुख्यालय में एक मामला तैयार किया था, रोहित निष्कर्ष निकाल सकता था। यह अनौपचारिक रूप से अधिकारियों द्वारा स्वीकृत एक विशाल भूत मास्टर संगठन था। याद रखना, इस तरह की चीज के लिए अगली बार नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा असामान्य मंच मुझसे युद्ध की घोषणा कर रहा है। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो एक परिचय के लिए एक मध्यस्थ ढूंढो। रात में इस तरह मुझसे संपर्क करना, मैं केवल यही मानूंगा कि तुम मेरी हत्या करने के लिए यहाँ हो। रोहित ने उन्हें ये शब्द छोड़े, खड़ा हुआ, अपनी घोस्ट आई से तीनों पर एक भयानक नज़र डाली और फिर मुड़ा और चला गया।